मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, वोट चोरी हुई। मैं कभी नहीं हारा। बीजेपी का एक काम जो आपको अच्छा लगा हो? झूठ बोलना। एक ऐसी गलती जो कांग्रेस की हार की वजह बन रही हो? एम्बुलेंस से रुकी नहीं साहब, भाड़ में जाए जो मरता मरे। वीवीआईपी लोगों को हेलीकॉप्टर से नैनीताल जाना चाहिए, जरूरी नहीं सड़क रास्ते से जाए पूरा शहर जाम कर दें, मतलब गुलाम बन करके काम करें। तो उत्तराखंड बनने का ये क्या वो था? यूथ को पॉलिटिक्स में आने से क्या रोकता है? यूथ सोचता है कि हर नेता चोर। आज भी पहाड़ में जवानी बेकार है और बुढ़ापा बोझ है। क्या पहाड़ का दर्द देखोगे? पहाड़ तो पूरा खाली है। नैनीताल आप रोड देख लीजिए। यस, मैंने गुल्ली डंडा खेला था, मैं गया था। मैं शायद उनको शर्म आएगी, खाली टल्ले भर दिए। मतलब इस हिमालय राज्य की एक राजधानी जो कि हमारे पहाड़ में होनी थी, हम वो नहीं बनाते। मैं बात करता हूँ हमारे नीति निर्धारकों से कि यही एम्स अगर कभी क्यों नहीं अल्मोड़ा में बन सकता, क्यों पिथौरागढ़ में नहीं बन सकता, क्यों चंपावत में नहीं बन सकता? पैसे कमाने के लिए तो हमारे अधिकारी मार करते हैं कि कभी नैनीताल में हो जाए हमारा ट्रांसफर, या हमारा उधम सिंह नगर में हो जाए, क्या देहरादून के मलाईदार पोस्टों में हो जाए, या हरिद्वार के मलाईदार पोस्टों में हो जाए। बस ये हमारी चाह है कि कोई विजन तो हो, कैसे इस स्टेट को आगे बढ़ाओ। अगर आपको इलेक्शन स्पीच में एक जोक बोलना हो तो क्या बोलेंगे? मैं ये बोलूंगा कि उत्तराखंड की वर्तमान सरकार बहुत बढ़िया काम है। अंधा राज्य, ये समय होता है अपने उत्तराखंड को एक्सपोज करने का, दिखाने का। ये मेरा इतना सुंदर उत्तराखंड है, खुद को खूब हाईलाइट करेंगे, खूब अपनी शक्लें दिखाएंगे टीवी चैनल्स में, अखबारों में। ये बड़े बड़े ऐड छपे। हल्द्वानी को इस तरीके से डेवलप ही नहीं करा गया। हाँ, आसानी से तुमने घर सबकी दुकानें और घर तोड़ दिए, वहां सिंघम बन गए तुम। आप पसड्डा क्यों नहीं हटा पाए? कोई नहीं बताएगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा जो चल रहा है आजकल। खुद यूथ को लेकिन उठना पड़ेगा, ये याद रहे। सबसे अच्छा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का? नो डाउट नारायण दत्त तिवारी। कई लोग आपको अगले विधायक के तौर पर देख रहे हैं, तो क्या कोई प्लान है 2027 के चुनाव लड़ने का? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 पॉडकास्ट में। और एक बार फिर हम लौट आए हैं नए मेहमान के साथ, जो है राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी जी। पूर्व मेयर प्रत्याशी भी रह चुके हैं और प्यार से सभी इन्हें ललदा के नाम से जानते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 पॉडकास्ट में। नमस्कार। तो सर, राज्य को जो है 25 साल पूरे हो चुके हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। जैसे आपके नाम के आगे राज्य आंदोलनकारी लगता है, तो कैसा लग रहा है कि राज्य को अलग हुए 25 साल हो गए हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो एक, अगर आप इसको समय के हिसाब से देखें तो 25 साल में एक राज्य मैच्योर हो जाता है। राज्य की अपनी नीतियां, राज्य के अंदर रहने वाले लोगों के लिए चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, जिनके लिए ये राज्य की जो परिकल्पना थी वो, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक, उस समय जब हम लोग उत्तर प्रदेश के साथ थे शामिल, तो उस समय उत्तर प्रदेश एक के साथ हमारी बोली भाषा मैच नहीं करती थी, और साथ ही साथ जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां थी वो बिल्कुल ही अलग थी उत्तर प्रदेश से। तो ये राज्य जो है अपना समायोजन लखनऊ, जो उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, उससे समायोजन ठीक तरह से नहीं हो पाता था। तो लिहाजा ये राज्य बना। अब तो उसमें आप 25 साल का है समय, बहुत लंबा पीरियड बीता। बिल्कुल। लेकिन अगर ये कहें कि 25 साल लंबा वक्त बीत गया तो बहुत अच्छा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस मैच्योरिटी को ये राज्य जाना चाहिए था, जिन चीज़ों को हम, जिन उद्देश्यों को लेकर चले थे, मैं नेगेटिव तो नहीं हूं, लेकिन सब चीज़ जिससे हम चाहते थे कि वो हो जाए, उसमें से मात्र 25% तक भी हम नहीं पहुंच पाए 25 साल में, जो होना चाहिए था। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से इसलिए अलग किया था कि पहाड़ों की मूलभूत समस्याएं नहीं समझ पा रहे थे। तो आज के, अगर इस समय की बात करूं, तो क्या असल में वैसा हो पाया? क्योंकि आज भी पहाड़ों में पलायन चल ही रहा है, शिक्षा की व्यवस्था डगमगाई हुई है, सड़कों की बात करूं तो वही हाल है। राजनीति में किसी भी राज्य की जो दिशा दशा, चुने हुए पद में लोग विजन लेते हैं और उस विजन को यथार्थ के धरातल पर उतारने का काम अधिकारी करते हैं। ठीक है जी। तो अधिकारी बेसिकली वो टूल होते हैं जिससे हम अपनी जमीन को उर्वरकता से पोषित करने के लिए खोदते हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक ट्रैक्टर है जिसको
उसमें कौन सा ऐसा इक्विपमेंट लगाना है कि जिससे हम खेत जोत करके उसे उर्वरक बनाते हैं, ज्यादा उर्वरक बनाते हैं। तो यहाँ पर ट्रैक्टर और टूल्स होते हैं हमारे अधिकारी, और चलाने वाला जो होता है उसको होता है हमारा नेता। तो अगर आपने सही टूल लगाया तो हम निश्चित रूप से जो है अच्छा उर्वरक बना सकेंगे प्रदेश को, और अगर नहीं तो फिर डिजास्टर हो जाएगा। फिर फसल तो दिखेगी कि होती हुई सी तो लगती है, लेकिन जब उसके फल जब उसको मिलेगा तो आपको मनवांछित नहीं मिल सकता। तो ऐसा ही उत्तराखंड में हुआ है। बिल्कुल कि हमने ट्रैक्टर के ड्राइवर तो बिठाए, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया कि हम किस व्यक्ति को इस पर इसका टूल बनाएं। यानी मैं अधिकारियों की बात करता हूं। आप मेरी हर मीटिंग में मैं इस बात को बोलता हूं। मेरे पास कभी कलम की ताकत नहीं रही कि मैं कर सकूं, लेकिन मेरे मन के अंदर ये मेरी इच्छा है, और मैं अंदर से सोचता हूं कि 25 साल के बाद ये मेरी व्यथा भी है, और मेरी तरह बहुत और लोगों की भी है, कि इस राज्य को हम अफसरशाही को हम नहीं कंट्रोल कर पाए। वो बेलगाम हुई, जिसकी परिणति नहीं ये हुई कि हम 25 साल में आज अपनी एक राजधानी तक नहीं बना पाए। मतलब इस हिमालय राज्य की एक राजधानी जो कि हमारे पहाड़ में होनी थी, हम वो नहीं बना पाए। बिल्कुल। मैं अभी आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। मैं व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, मतलब उस समय फिर हम लोग पढ़ते थे, उस समय उत्तराखंड आंदोलन हुआ, तो हम लोग अधिकतर बात करते थे हिमाचल के तर्ज पर बनना चाहिए उत्तराखंड, ऐसा हम बोलते थे। हमारे जो पुराणों में है, उत्तराखंड और हिमाचल लगभग सेम, एक ही तरह की जलवायु, एक ही तरह की भौगोलिक परिस्थिति और एक ही तरह की संस्कृति को जीते हैं, कोई अलग नहीं थे। तो हिमाचल को देख करके, उसकी प्रॉस्पेरिटी को देख करके, कभी शायद पंजाब का ही शायद ही किस्सा हुआ करता था। तो जब वो बना, छोटा राज्य बना, तो उसमें वाईएस परमार वहां के जो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक पैटर्न सेट करा अपने राज्य के लिए, एक पैटर्न सेट करा कि भाई इस राज्य को किस नीति पे चलना चाहिए। तो उन्होंने देखा यहाँ क्या है सबसे ज्यादा जिसको हम अपने राज्य को चला सकते हैं। तो उन्होंने पाया गया उनके राज्य में, यानी इस हिमालयी राज्य में, फ्रूट्स हैं, जल है, जंगल है, जमीन है, पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है। इसका एक उन्होंने पूरा एक मिक्सचर बनाया और अपने राज्य की नीतियां तय की। ये हिमाचल प्रदेश के वाईएस परमार, जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के ने जो किया अपने राज्य के लिए, ठीक वैसा ही इस राज्य को कोई यशवंत सिंह परमार नहीं मिला। सत्यता यह है कि इस राज्य को कोई यशवंत सिंह परमार नहीं मिला, जो ये समझता कि हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां आज 25 साल बीत जाने के बाद भी, मैं आज आपको बताऊं 25 इयर्स, बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद भी, पता है आपको हमारी जो नीतियां होंगी, आप मेरी छोटी बहन हो, आप मुझे बताओ, इसी राज्य में रहती हो, आप बता दो मुझे नीतियां क्या हैं। नीतियां मतलब ये राज्य किस नीति पे चलेगा? ये पर्यटन पे चलेगा, क्वेश्चन मार्क है। ये फल फ्रूट्स की एक पूरी हब को लेकर के चलेगा, तो भी क्वेश्चन मार्क है। ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब है, रीठा साहिब, कलियर शरीफ, न जाने इतने धार्मिक स्थल, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे शहर हमारे पास हैं। इस छोटे से उत्तराखंड की हम ये नीति नहीं तय कर पाए कि हम इनसे कैसे राजस्व कमा सकते हैं, कैसे अपने राज्य को प्रॉस्परस बना सकते हैं। यानी हम धार्मिक पर्यटन भी नहीं कर पाए, ना हम धार्मिक पर्यटन कर पाए, ना हम हमारी जो सुंदर जो भौगोलिक परिस्थिति उसका पर्यटन हम दे पाए। हम 25 साल में नीतियां तय नहीं कर पाए, ये स्टेट कैसे चलेगा? तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट में बैठे हुए हमारे रहनुमा ने हमारे साथ क्या किया। तो नेगेटिव नहीं हूं, नरेंद्र तिवारी नो डाउट 5 साल के भीतर मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा करा। बस वो स्ट्रक्चर जो खड़ा करके गए, बस वही स्ट्रक्चर के आधार पर हमको जो भी मिल जाता है, उसका टैक्सेशन मिल जाता है, वैसे ही स्टेट चल रहा है। हर समय हम केंद्र की तरफ हाथ पसारे बैठे हैं 25 साल में भी। कहने का मतलब, जब तक नीतियां तय नहीं करोगे, जब तक आप 13 के 13 जिलों के, इतनी डायवर्सिटी है इस उत्तराखंड के अंदर, और कोई इसको देखो मिस्टेकन मत करे। आज आपने मेरा पॉडकास्ट के वहां बैठा हूं करके आप सोच रहे हैं, मेरा मन, पता मैं कभी भी बोलता हूं तो मन से बोलता हूं। मुझे ना अलग अलग बात कर करके, फालतू बात करके मुझे अच्छा नहीं लगता।
मन के अंदर व्यथा होती है तो मैं कहीं भी बोल जाता हूँ, मैं चुप नहीं रह सकता उस स्थिति में। तो आज मैं इस बात को बोलता हूँ कि मन के अंदर से मेरे इस बात को बड़ा हर्ट होता है कि ऐसी सुंदर डाइवर्सिटी वाला ये राज्य, जहां पर इतना विजन हम लोगों के अंदर होना चाहिए था कि हम राज्य को कैसे पर्यटन के रूप में घोषित करें, बस हम नैनीताल जिले तक सीमित हैं, उत्तराखंड के कुमाऊं हैं। पैसे कमाने के लिए तो हमारे अधिकारी मारा मार करते हैं कि कभी नैनीताल में हो जाए हमारा ट्रांसफर, या हमारा उधम सिंह नगर में हो जाए, क्या देहरादून के मलाईदार पोस्टों में हो जाए, या हरिद्वार के मलाईदार पोस्टों में हो जाए, बस ये हमारी चाह रहेगी। तो बस वो हमारे जल, हमारे जंगल, हमारे जमीन, हमारे फलदार वृक्ष, हमारे सेब, हमारे आड़ू, हमारे नाशपाती, हमारे खुमानी, हमारे चेस्टनट, हमारे बद्री, हमारे केदार, हमारे हेमकुंड साहिब, हमारे कलियर शरीफ, हमारे रीठा साहिब, हमारे तमाम पर्यटन स्थल, हमारे विश्व प्रसिद्ध। देखिए, मैं यूरोप घूमा हुआ व्यक्ति हूं और आप विश्वास कीजिएगा कि मैं अपने आप को एक उत्तराखंड का आदमी होने के नाते नहीं कह रहा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि हमारा उत्तराखंड कहीं ज्यादा खूबसूरत है आज भी विदेशों से। बिल्कुल। बट उसको संजो करके कोई विजन तो हो, कैसे इस स्टेट को आगे बढ़ाओ। तो ये आप जब विजन नहीं है आपके पास, तो फिर आप फिर ये इस गलत फहमी में हम जीते रहेंगे। 25 साल और हो जाएंगे, अगले 25 साल तक भी फिर इस स्टेट्स का कुछ नहीं, जब ये विजन नहीं, नीति तक तय नहीं है हमारे स्टेट की, पता है कि स्टेट हमारा इस चीज में चलेगा। अरे अच्छी चिकित्सा और अच्छी शिक्षा पाने का हक क्या पहाड़ के रहने वाले, सुदूर दूर में रहने वाले, क्या उनको नहीं है? क्या मेरे को ही है? क्या ललित जोशी को जो हल्द्वानी में रहता है उनको भी है? हमारे नीति निर्धारकों ने कभी ये सोचा कि हम एम्स बना देंगे? आप बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि किच्छा में बन जाए एम्स या ऋषिकेश में बन जाए, लेकिन मैं बात करता हूं हमारे नीति निर्धारकों से कि यही एम्स अगर कभी, क्यों नहीं अल्मोड़ा में बन सकता? क्यों पिथौरागढ़ में नहीं बन सकता? क्यों चंपावत में नहीं बन सकता? क्यों श्रीनगर में नहीं बन सकता? क्यों चमोली में नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता भाई? क्यों सिर्फ सुविधा संपन्न जगहों पर एम्स बन रहा है? मेरा अपना, अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरा तो पर्सनल विजन ये है कि कुछ नहीं, एक कुमाऊं है मंडल, एक गढ़वाल है, 2 तो कुल मंडल है हमारे पास। बिल्कुल। अरे कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी और पिथौरागढ़ के बीच की कोई जगह चिन्हीकरण कर लो और कहीं जमीन देखो और आमंत्रित करो, हॉस्पिटल्स को आमंत्रित करो, दे दो उनको 25 साल तक, उनको 10 साल 20 साल 25 साल तक तुम दे दो उनको फ्री ऑफ टैक्स, और बोलो कि आप यहां पर मेडिकल टूरिज्म करो। मेडिकल टूरिज्म इज अ टर्म कि मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि एक अच्छी आबो हवा में एक अच्छा हॉस्पिटल आमंत्रित करो ना। दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे कोई, मेरा पर्सनल विजन है, कभी मुझे ऐसा समय भगवान करे जीवन में मिले, तो ऐसा समय मिले जहां मेरे पास ऐसी कलम की ताकत हो, तो मैं तो साफ बोलता हूं कि 2 नए शहर बसने चाहिए उत्तराखंड में, जिनको पुराने शहर में हम जी रहे हैं। हमारे राजाओं के काल से अल्मोड़ा प्रॉस्परस है। हम 2 शहर नए बसने चाहिए थे जहां पर हम पर्यटन, धार्मिक और जो दूसरे पर्यटन के साथ जहां मेडिकल सुविधाएं देते, जहां अच्छे स्कूल्स देते। हम लोगों ने, हमारी कभी ये सोच नहीं रही। सड़कें अगर टूटी हैं तो सालों तक टूटी रहेंगी। पसीने पसीने मैंने देखा पर्यटकों को कहते हुए कि दोबारा उत्तराखंड नहीं आएंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? अफसरों को कोई जवाब दे है? अफसरों को बड़े बड़े विभाग बना रखे हैं। क्यों गया यहां पर? आप गर्मियों में आकर के देखें, 10 घंटे में हल्द्वानी से जो है रानीखेत नहीं पहुंच पाता पर्यटक। क्यों आएगा? क्यों तुमने उसकी सुविधा का ख्याल नहीं रखा? घुड़सवार तय करता है कि घोड़ा किस दिशा में मुड़ेगा। बिल्कुल। अधिकारी के ऊपर जो व्यवस्था इस देश की संविधान ने, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको दी है, वो एक कि हमारा जो जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, वो सीधे सीधे जो है जिम्मेदार है कि कैसे आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी को चलाना है। वो ब्यूरोक्रेसी, विशेष तौर पर मुझे माफ कीजिएगा, मैं कहने में संकोच नहीं करता हूं, मैं बहुत हद दर्जे तक अगेंस्ट हूं उस चीज के। सारे अधिकारियों को नहीं कह रहा हूं,
25% भ्रष्ट अधिकारी, 75% ईमानदार अधिकारियों के ऊपर, सर के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि उनको उत्तराखंड के ही बेईमान नेता उनको सर पर बढ़ा करके बैठे हैं। वो उनको हथियार बना करके पैसे उनसे कमाते हैं और उनके भी मजे आ रहे हैं ऐसे अधिकारियों के। सारे मलाईदार पद पे आपको मिल जाएंगे, सारे मलाईदार पद पे। तो ऐसा कि देखिए, उत्तराखंड जब इन चीजों से बाहर निकल के, जब तक इस अफसरशाही से निकल करके बाहर नहीं आएगा, तो उत्तराखंड का भविष्य स्वतः हमारे लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको पता है, हम बड़े संतोषी लोग हैं। हमारे यहाँ आधा किलोमीटर की सीमेंट कंक्रीट रोड, सीसी रोड बोलते हैं ना, सीमेंट कंक्रीट रोड हमारे घर तक बन जाए तो हम उत्सव मनाते हैं, हम मंदिरों में जाकर के घंटियां बजाते हैं। इतने तो हम सीधे लोग हैं, हमको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारी फलों तक, हमारे फल हमारे मंडी तक बगैर सड़े हुए पहुंच जाए, बस हमारी सब्जियां बगैर सड़े हुए पहुंच जाए, हम लोग इतने में ही खुश हैं। ऐसे राज्य पे हमारे ऐसे अधिकारियों को बैठा जिनको हमारे उसका कोई दर्द नहीं है। रेफरल सेंटर हैं सारे हॉस्पिटल पहाड़ के, जिसमें डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे, फार्मासिस्ट के भरोसे चलता है पूरा पहाड़ मेडिकल पे। फोड़े फुंसी की इलाज होता है बस बेस जो हमारे सेंटर्स हैं, ऑपरेशन तक नहीं हो सकता। लोगों को हल्द्वानी, देहरादून और ऋषिकेश और हरिद्वार जाना पड़ता है। ये हाल है आज हमारी मेडिकल सुविधाओं का 25 साल के बाद। सर, चौकुटिया का एग्जाम्पल तो सबके सामने है ही, जो अभी चल रहा है। हाँ, उत्तराखंड में रहते हुए आपको तो टाइम हो गया होगा। बिल्कुल। आप कभी सोचो तो सही, कभी आप चलिए तो अपने कोलीग्स के साथ एक बार एक कैमरा लेकर करके जाइए। बिल्कुल सर। आज भी पहाड़ में जवानी बेकार है और बुढ़ापा बोझ है। मतलब कैंसर पे पता है बंदे को, मैंने देखे ऐसे लोग, कैंसर है, डिटेक्ट हुआ है कैंसर, दवाई के पैसे नहीं, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, और वैसे ही बस लोकल के किसी बंगाली छाप जो है दवाई खा ली, और उसके बाद जो है बाबा बंगाली की दवाई खा ली, और उसके बाद वही उनकी मृत्यु होती है। ये सब दैट इज ऑल हैपनिंग इन उत्तराखंड। तो ये तो जो बेसिक सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए वो ही नहीं मिल पा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज ट्रूथ, ये सच है, आज भी सच है। और देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, नेगेटिव नहीं हूं मैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ, लेकिन 25 साल में जहां हमारा स्टेट जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाए। आपको मैं 2-3 जगह ऐसी बता दूंगा आज की इस युग में, जहां हमारे निवृत्त या दैनिक हमारे भोग की, मतलब खाना पीना और ये सब नहाने को छोड़ दीजिए, तो सारा गैजेट्स पे आधारित हो गया ना। वहां इस उत्तराखंड में जहां पर हमारी सीमाएं लगती हैं नेपाल और चाइना से, कई जगह तो नेटवर्क नहीं आता, पता है आपको। पेंशन तक 90% जो कि इससे हो गई मैनुअल, कुछ नहीं रहा, वहां नेटवर्क नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर, कुछ सीमित जगह पर तो रेस्ट्रिक्टेड है, मुझे पता है, सीमांत जगहों पर, लेकिन कहीं पर जहां नेटवर्क नहीं है, जहां पर सारा काम नेट से हो रहा है, वहां पर आप समझ सकते हैं कि सुविधाओं का क्या हाल होगा। फॉर्मेलिटीज करते हैं अधिकारी, सजा के, वो मानते हैं कि अगर मेरे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में मेरा अगर ट्रांसफर हो गया तो फिर ये मुझे सजा हो गई। तो जहां ये माइंडसेट हमारे अधिकारियों का होगा और नेता इन पर कंट्रोल नहीं कर पाए, हम स्टेट की स्टेट की हम सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा विकास होगा। तो मैं डाउट है मुझे आज। सर, यही कारण है कि राजधानी तय नहीं हो पा रही है। और क्या दूसरों को छोटी छोटी बात पे चिट्ठियां भेजने वाले अधिकारियों से मैं ये पूछता हूं, बेतरतीब नीतियां बनाने वाले अधिकारियों से मैं ये पूछता हूं, तुम पहले अपनी गिरबान पर झांक कर देखो। तुम एक आधा ढंग का राजधानी तुम नहीं बना पाए। तुमने एक सीमेंट कंक्रीट का एक विधानसभा बना दी, और फॉर्मेलिटीज के लिए आप वहां चले आते हो, तो तुम क्या पहाड़ का दर्द देखोगे भाई। और सारे जो विधायक गण है, मैं अब माननीय विधायक गण होते हैं, सदन की मर्यादा तो मैं भी रखना चाहता हूं, मैं तो उनको नमस्कार करता हूं, लेकिन आम शहरी होने के नाते उनसे भी पूछता हूं कि तुम बड़ी बड़ी जो बात करते हैं, हम लोग एकजुट होकर करके कभी एक मुंह से अपने स्वार्थ को छोड़े बगैर ये नहीं कह पाए कि यार राजधानी गैर संलग्न होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल गोइंग ऑन। मैं आपको सच बता रहा हूं, एक सर्कस की तरह उत्तराखंड का देहरादून का सचिवालय है, वहां वो नीतियां बनती हैं जिन नीतियों से किसी को व्यक्तिगत वो होता है। मुझे सॉरी, बट मैं बोल रहा हूं, ये ट्रूथ है, ये सच है।
सर ये तो रही थी 25 साल की बात की, क्या अपेक्षा की थी और क्या मिला। बात करें आपके करियर की, तो आपने राजनीति में कैसे शुरुआत की? राजनीति में ही आना था या कुछ और करियर ऑप्शंस थे आपके पास? नहीं, दरअसल हुआ क्या था कि अगर मुझसे आप पूछें तो मेरे को आर्मी में जाने का बड़ा शौक था। अच्छा। बहुत ज्यादा। मैं कमांड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम होते थे, सीडीएस बोलते थे, सीडीएस का कुछ ऐसे ही बोलते थे उसको। तो हम लोगों ने पेपर दिया, मैं उसमें रिटर्न में निकला, एसएसबी होता था उस समय, मैं गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रहा मेरे लिए, ऑन माय पार्ट अनफॉर्चुनेट, मेरे फादर की जो है मृत्यु बहुत अर्ली हो गई थी। तो उसके बाद ये थी कि कुछ घर की जिम्मेदारियां भी थी, और साथ ही साथ मतलब अर्ली स्टेजेस में अगर कोई एक बड़ा घर से अगर साया उड़ जाता है तो फिर आप जिम्मेदारियों में बंधते चले जाते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि ये हो जाए, नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ हुआ। फिर फॉर्चुनेटली कहिए कि मैं उसमें तो नहीं निकल पाया, अनफॉर्चुनेटली मैं आर्मी में एसएसबी में नहीं निकल पाया। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर शायद मैं करता तो निकल जाता। मेरे साथ के बहुत लोग आर्मी में उस समय रहे थे। लेकिन उसके बाद ऐसा आया कि उत्तराखंड की आंदोलन की शुरुआत सी हो रही थी, और अचानक कुछ परिस्थितियां ऐसी अचानक हुआ ये। और मैं इसको मानता हूं कि अगर भगवान किसी को कहीं ले जाना चाहता है तो मैं भगवान को मानता हूं। एक अदृश्य सुपरनेचुरल पावर इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, मेरा मानना है। तो मुझे शायद वहां नहीं जाना होगा, तो मैं अचानक चुनाव लड़ना पड़ा। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई तो मैं चुनाव लड़ गया सेक्रेटरी का। अच्छा। तो बहुत ही कम मार्जिन से मैं हारा, और मुझे लोगों को उम्मीद नहीं थी। एमबीपीजी कॉलेज? यस, मैं एमबीपीजी कॉलेज की बात बोल रहा हूँ। और अगले साल लेकिन मैं जीत गया, मैं सचिव बन गया, और उसके बाद देखते देखते अध्यक्ष बन गया इसी एमबीपीजी का। फिर उत्तराखंड आंदोलन के सेक्रेटरी के बाद हम उत्तराखंड आंदोलन में कूदे। फिर कहाँ नौकरी की तरफ ध्यान गया, कभी नहीं गया। फिर उत्तराखंड आंदोलन में कूदते रहे। उस पूरा टाइम, अपनी लाइफ का बहुत बड़ा समय मेरा आंदोलनों में ज्यादा बीता। मतलब यूथ का जो पुट है वो मुझे आज भी भाता है, युवाओं से बात करना, उनके साथ बैठ करके उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करना। तो बस मैं वहां चलता चला गया। फिर सचिव बना, अध्यक्ष बना, उसके बाद फिर महासंघ का भी अध्यक्ष बना, फिर उत्तराखंड बना। तो उसके बाद फिर मैं नरेंद्र तिवारी जी के साथ मैंने उनके आशीर्वाद में, मतलब यंग था उस समय, मैं उपाध्यक्ष बना था उत्तराखंड में। जो ट्रेड टैक्स कमेटी एक बनाई थी, उसका मैं वाइस चेयरमैन था उस समय। नरेंद्र तिवारी उसके पदेन अध्यक्ष होते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी। तो हमको वैल्यू एडेड टैक्स का जिम्मा दिया गया कि वैल्यू एडेड टैक्स आपको स्टेट में लगाना है। तो हमने 27 मीटिंग करी। तो उसके बाद ये अनुभव हुआ कि यार अब हम लड़के नहीं हैं, अगर हम पदों पर बैठे हैं, इतने बड़े लोगों के साथ हम बैठ रहे हैं, अब हम कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा ललित भाई यू शुड बिकम सीरियस नाउ, बिकॉज आप, तो वो गंभीरता हमको आई सच में, मतलब आपके लड़कपन से जो गंभीरता आई वो तिवारी जी के सानिध्य में आई। और नरेंद्र तिवारी जी की बहुत सी चीजें हमको सीखी हमने। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ पैसा कमाना जिंदगी में राजनीति का मकसद नहीं होना चाहिए, ये सीखी मैंने जी। आप किसी के आंसू पहुंच दो, किसी के साथ खड़े हो जाओ, उनके लिए काम कर दो, उनको लगे कि यार ये उनको विश्वास हो कि यार ये बंदा मेरे साथ खड़ा है, यही राजनीति का सार है। तो वो सब चीजें हमने सीखी। उसके बाद वाइस चेयरमैन के बाद फिर मैं कांग्रेस के विभिन्न पदों में रहा। फिर कई झंझावात आई, कई होता रहा, कुछ उठापटक होती रही। तो बहुत समय मेरा बीता, आंदोलन में बीता। ये जमरानी बांध आंदोलन जो है, ये मैंने अपने आप को उसके लिए एक चैलेंज के रूप में लिया था। बहुत लंबा संघर्ष उसमें रहा हमारा। बहुत और लोग मेरे साथ शामिल थे, मैं अकेले नहीं, बहुत और लोग शामिल थे। तो आज जो जमरानी बांध ये बन रहा है, मैं तो आपके और ऑन पॉडकास्ट कह रहा हूँ कि ये सब हम और हमारे साथियों की वो है। मैं नहीं बोलता, हम और हमारे साथियों की ये देन है। ये अलग बात है कि क्योंकि माननीय सांसद साहब जो हमारे हैं, माननीय सांसद हैं, उनका भी अपना रोल रहा होगा, मैं ये नहीं कहता। लेकिन बट उसकी शुरुआत से लेकर के एक एक चीज, मेरे पास इतनी बड़ी फाइल है जमरानी बांध की, बहुत लंबा संघर्ष किया मैंने। उसको चैलेंज बनाया था क्योंकि मैं ये चाहता था कि हमारा ये विजन होना चाहिए कि हम आंदोलन के माध्यम से, नहीं हमारे पास कलम की ताकत, लेकिन आंदोलन के माध्यम से कुछ ऐसी चीज हम करें जो स्थायी रूप से हो। उत्तराखंड में बांध स्थायी रूप से जमरानी बांध होगा, हल्द्वानी के बहुत से लोगों को जॉब मिलेगी, उसमें ठेकेदारी करेंगे हल्द्वानी के बहुत से लोग। तो एक वो विजन था और वो पूरा हुआ। अब देखिए वो कहाँ तक पहुंचता है। अभी मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार जा करके
वास्तव में देखूं तो सही, जिसके लिए इतना लंबा हमने संघर्ष किया। फिर जमरानी बात के बाद बहुत सी चीजें रही, छोटे मोटे जो आंदोलन रहे, उसमें एक रहता है मेरा नेचर कि यार किसी चीज को करूं तो फिर पीछे नहीं हटना चाहता। बिल्कुल। तो बस उसी में लाइफ बीती है अभी तक। तो एक मौका मुझे चुनाव का मिला था, मेयर का। अनफॉर्चुनेटली कहें तो मैं तो कभी झूठ बोलता नहीं, कोई बात नहीं बतानी होगी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोकतंत्र का तमाशा देखा मैंने 25 जनवरी 2025 को जब रिजल्ट आउट हुआ। तो मैंने लोकतंत्र का तमाशा देखा। वोट चोरी तो बहुत कहते हैं, मेरे पास तो इस कैमरे के अंदर, इस फोन के अंदर जो वोट चोरी हुई है वो मैंने देखी। हालांकि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, गजराज जी मेरे दोस्त भी हैं, बट जो सत्य है वो सत्य है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, कोई चाहे तो मेरे पर डिफर्मेशन का केस कर दे, लेकिन वोट चोरी हुई, मैं कभी नहीं हारा। बिल्कुल सर। आप कहो, आप पूछो तो ये मेरे पास फोन है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो ये सब हुआ, यही घटित हुआ है अभी तक जीवन में। एक चाहते हैं कि एक पद में कहीं बैठे हम भी कुछ करें, तो यही है। इसी अपेक्षा और इसी आकांक्षाओं को लेकर रोज दिन भर भागते हैं, रोज कनेक्टेड हैं। आज 32, 33, 35 साल हो गए, पता नहीं चले कहाँ चले गए 35 साल। थोड़ा बहुत बाप दादाओं ने जो हमको, जो हमारे लिए छोड़ के गए थे, वो भी अब कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि राजनीति पैसा मांगती है, तमाम चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज ट्रुथ, यही सब कुछ है। और चले रहे, कभी तो बाहर आएगी। बिल्कुल सर, जैसे आपने मेयर सीट की बात करी, काफी अच्छा इलेक्शन रहा एंड तक, मतलब ये कहा जा रहा था कि आप जीतेंगे, काफी ज्यादा चर्चा में भी थे आप, टक्कर काफी ज्यादा अच्छी मानी जा रही थी। और एक बात ये भी कही जा रही थी कि आप और गजराज बिस्सी जो है दोस्त थे कॉलेज में, तो इलेक्शन के वजह से कभी बीच में मनमुटाव हुआ या दोस्ती वैसी ही? नहीं, गजराज जी से आज भी मेरी दोस्ती ऐसी है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं छात्र जीवन से निकला हुआ व्यक्ति हूँ जी, और छात्र जीवन आप जानते हैं कितने संघर्षों से बीता होता है। ये आज के छात्र राजनीति जो हो चुकी है, ऐसा नहीं है। जी, उस समय जब हम लोग लड़ते थे ना, बड़े लंबा हम घिसते थे अपने आप को। गजराज जी मेरे आज भी मित्र है, मैं मित्रवत संबंध है उनसे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हुआ इस चुनाव में, और कई लोगों की भूमिकाएं वो अच्छी नहीं रही, वो मन के अंदर बड़ा वो कर गया। क्योंकि मैं ना मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैं साफ हूँ चीज के मामले में, बड़ा मेरी सोच बड़ी क्लियर रहती है, और इमोशंस भी मेरे बहुत टॉप पे रहते हैं। मैं कभी कभार, ये मेरी गलती है कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ मैं, लेकिन सच ये है कि उस इमोशंस से मैं कभी कभी छला भी जाता हूँ, और ये मेरा ट्रुथ है। थोड़ा बहुत सीख लिया मैंने। दरअसल जो चुनाव हुआ है, ये एक बहुत बड़ी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, कि मैंने फिर कहा कि अगर आपके पॉडकास्ट में समय है तो मैं आज ही दिखा दूंगा कि जो वोट मिले थे और जो लिखे गए, इतना ह्यूज डिफरेंस था, इतना ह्यूज डिफरेंस। और बाय डिफॉल्ट आज कैमरे के सामने कह रहा हूं, आपके पॉडकास्ट में कह रहा हूं, मैं जब कोर्ट में गया तो जज साहब जो थे, उन्होंने कहा नहीं आप बहुत अच्छे, ये शब्द बोले उन्होंने, ये बहुत अच्छा शब्द बोले, सबके सामने बोले हैं कि आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन आप सीनियर कोर्ट में चले जाइए, ये आप लेट आए। अच्छा। तो मन ही मन मैंने सोचा, मैंने कहा अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो अगर 5 साल दिन बाद कोई उसकी रिपोर्ट लिखाने जाता, क्या वो मर्डर नहीं माना जाएगा? चुनाव में जब इतनी बड़ी धांधली दिखी, धांधली नहीं तो चोरी हुई है सीधे, वोट कुछ और मिले हैं, डब्बे में लिखे कुछ और गए हैं, तो ये बहुत बड़ी, मैं इससे त्रासदी मानता हूं, मैं मतलब इस लोकतंत्र की त्रासदी मानता हूं। और जो अपेक्षित, जो सहयोग मिलना चाहिए था मुझे मेरे लोगों की तरफ से, ऐसा भी नहीं मिला। इसका भी मुझे मन में, इस बात का मुझे मलाल है जी। यानी जो वोट चोरी का स्लोगन जो बाद में आया, लेकिन असल में आपने पहले ही देख लिया था ये सब, अपने साथ बीते हुए देखा है मैंने। बिल्कुल। और मैं ये चाहता था कि ये मुद्दा जो है बड़ा बने, ये सदनों में उठे, बट अनफॉर्चुनेटली ये सदन पे नहीं उठ पाया। ये बहुत बड़ा मुद्दा था जी। मतलब जो वोट, जो डब्बे के अंदर जो थे, अगर कहीं पर 398 वोट हैं, तो मेरे आदरणीय जो मेरे काउंटर पार्ट हैं, वोट ही 398 पड़े हैं, तो उसको
500 वोट कैसे मिल जाएंगे भाई? बिल्कुल। जो वहां से हुआ वो सब पे, बट हम लोगों ने जो वांछित, हम लोगों ने जो जिस तरह का विरोध करना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से नहीं आया। इस बात का मुझे बड़ा मलाल है। जी, जैसे उसके बाद आपने मौन पद यात्रा भी की थी, उस समय भी आप काफी भावुक दिखाई दिए थे। एक वो समय था, एक नॉमिनेशन का समय था, उस समय भी आप भावुक दिखाई दिए, क्योंकि आप जो सपोर्ट मिला था जनता का, तो इलेक्शन में जो हल्द्वानी की जनता को आपको सपोर्ट मिला, उसके लिए क्या कहना चाहिए? ये मेरे ना ये दोनों हाथ जुड़े हैं। कभी लोग मुझसे मिलते हैं, मैं कई लोगों की शक्ल नहीं जानता, और मैं तो कहता भी हूँ कि कभी मुझे, मतलब कोई भी लोग मिलते हैं ना, तो मुझे अंदर से ऐसा होता है कि यार मैं क्या फॉर्मेलिटी करूं, लेकिन मैं मतलब कभी नहीं भूलूंगा हल्द्वानी के आम नागरिकों ने, यूथ ने, बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद मुझे दिया। एक कॉमन घर के हम लड़के हैं भाई, हमारे पास, हमारे ना कोई माँ बहुत बड़ी नेता रही, ना हमारे पिता बहुत बड़े नेता रहे। हम लोग ऐसे चले थे, जब लेकिन चलते चले गए तो मैंने कहा ये सपोर्ट मिलता, तो वो जो सपोर्ट मिला, जीत हार अपनी जगह पर है, वो तो मैं कभी भी, मैं कृतज्ञ हूँ इस हल्द्वानी का, मैं वो कभी नहीं बोल सकता। मैं जीत हार अलग बात है, और मेरे दिमाग में ये थी कि वास्तव में मैं ये एहसान काम से, मेरे अंदर आज भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी रहती है, भगवान की दी हुई है। मैं नीम करौड़ी महाराज जी का भक्त हूँ, तो ऐसी एनर्जी भगवान की दी हुई है। मेरे को ये था कि अगर मेरे को मिल जाए मौका, तो मैंने जो बोला अपने, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उसमें कई बातें बोली थी ना मैंने, तो मैंने कहा ये पूरा करनी है मुझे, मन से कुछ हो जाए। तो ये मन के अंदर भावना थी, और आज भी है, कल को भी, आज भी सोचता हूँ कि एक बार जीता हूँ तो फिर यार ये चीज करके जाऊंगा, बाकी देखी जाएगी। तो बट देखिए क्या होता है। बट ये जो वोट चोरी वाला जो प्रकरण है, अनफॉर्चुनेटली ये जिस तरीके से हम लोगों को उठाना चाहिए था, हम लोग अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं उठा पाए। ये टीस मेरे अंदर है जी। अभी आपका हल्द्वानी का विजन क्या है? देखिए, मैं एक बात साफ है, मेरे पास आज कलम की ताकत नहीं है, लेकिन जिस दिन अगर आएगी तो स्पष्ट विजन रखता हूं, स्पष्ट। आपको पता है, इस उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। मैं जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, जो पुराने राजा होते थे, चाहे वो किसी काल में, चाहे मुगल काल रहा हो, चाहे मराठों का काल रहा हो, चाहे राजपूताना रहा हो, चाहे मतलब कोई भी काल रहा था, तो उस समय बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं थी। तो राजा क्या करते थे ना, बहुत बड़े बड़े महल बनाते थे, यानी कंस्ट्रक्शन चीज का होता था। तो उसमें बहुत से लोगों को काम मिलता था। एक ठेकेदार होता था, ठेकेदार के नीचे मजदूर होते थे, उसके अंदर मिस्त्री होते थे, एक व्यक्ति जो है सामान ढोलता था, सबको अलग अलग तरीके का काम मिलता था, सर सबके हाथ में काम होता था। अब आप उसको आज के परिप्रेक्ष्य में ले आए, तो हम लोग के पास बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, हम लोग के पास बहुत छोटी चीजें हैं, जैसे ठेकेदारी है। आपकी नजर में शायद ठेकेदारी बहुत छोटी चीज होगी, लेकिन गारंटी इस हल्द्वानी में जहां मैं रहता हूं, रुद्रपुर, वो नादेही चीनी मिल से लेकर के वो नीतीमाणा के कोने तक, पिथौरागढ़ के लास्ट मुंशियारी, थल मुंशियारी के लास्ट के कोने पर, नेपाल और चाइना बॉर्डर तक आप जाएंगे, आपको इस समाज का एक बहुत बड़ा तबका ठेकेदारी करके अपना जीवन यापन करता मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेट क्या है उसके साथ, और ये देखिए, मैं इसको आपको ना कभी इस बात को, अनफॉर्चुनेट क्या है, 10,000 करोड़ रुपए सपोज किसी वित्तीय वर्ष में कंस्ट्रक्शन के लिए उत्तराखंड के अंदर केंद्र सरकार देती है, सपोज दिया। अब वो 10,000 करोड़ में से चिपक करके दिल्ली से 10,000 करोड़ के साथ चिपक करके देहरादून के में बाहर के बड़े बड़े ठेकेदार आ जाते हैं, दिल्ली से देहरादून पहुंच जाते हैं। फिर वो करोड़ों रुपए के ठेके दिल्ली में, देहरादून में ही बांट लेते हैं, करोड़ों रुपए के बाहरी ठेकेदार। और फिर उसके बाद यहां के ठेकेदारों को बुलाते हैं, वो भी मात्र 10 या 15%, यानी 85% वो बंदर बाट देहरादून के अंदर ही हो जाती है। अच्छा। अब वो 10,000 करोड़ धरातल पर पहुंचते ही नहीं है, 8,000 करोड़ तो वहीं बांट खा मरते हैं सब। सॉरी टू से, बट दिस इज ट्रुथ। और उसके बाद जो हमारे यहाँ के जो ठेकेदार हैं, हमारे यहाँ जो काम, जो जीवन यापन, जो हमारे बेरोजगार बच्चे करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। हल्द्वानी उसका उदाहरण है। 750 करोड़ के लगभग यहाँ पैसा निर्गत हुआ है, जो रोड बन रही है आज की। और आपके कैमरे पे कह रहा हूं मैं, उसमें से अधिकांश ठेकेदार सब बाहर के हैं। अधिकांश या तीन बड़ी कंपनीज बाहर की हैं। हमारे यहाँ के बच्चे सिर्फ और सिर्फ पेटीदारी में काम कर रहे हैं, मतलब गुलाम बन करके काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड बनने का ये क्या वो था,
अरे जो टेक्निकल काम है जो हमारे बच्चे नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम है भाई साहब, टेक्निकल काम है जो, वो आप दे दो बाहर की कंपनी को। ये क्या तमाशा आपने बन रखा कि सारे काम उनको उठा करके दे दोगे? सीमेंट भी वो बाहर से लाए, रेता भी बाहर से लाए, गाड़ी भी बाहर से लाए, ट्रैक्टर भी बाहर से लाए, मजदूर भी बाहर से लाए, मिस्त्री भी बाहर से लाए, ठेकेदार भी बाहर से लाए, तो फिर हम लोग काहे के लिए भाई? हम लोग काहे के लिए? मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं इसके। जिस दिन मेरे हाथ पे ये बात आएगी, सबसे पहला काम तो मैं करूंगा, बाहरी ठेकेदारों से कहूंगा ठीक है, आप स्वागत है आपका, आप आइए, जो टेक्निकल काम है जो हम लोग नहीं कर सकते वो कर लीजिए आप, अदरवाइज भाई नमस्ते। और सेकेंडली देखिए, मेरा विजन देखिए, अगर आप सेकंड अपार्टमेंट को देखो, हल्द्वानी एक बहुत बड़ा महानगर हो गया है। इसका फैलाव समझ लीजिए यहाँ चकलवा से लेकर वो लालकुआं तक मिल चुका है, और रुद्रपुर हल्द्वानी तो लोग रहते हैं और सुबह शाम नौकरी करने जाते हैं, अरसे से ये होता आ रहा है। उधर गोलापार पूरा मिल चुका, उधर भीमताल तो कुछ नहीं, हल्द्वानी का एक पार्ट है, आप समझ लीजिए। जब आप इतना बड़ा हल्द्वानी की पेरीफेरी हो गई है, जब आपको ये पता है इतना बल्जिंग हल्द्वानी हो चुका है, तो आपकी नीतियां भी उसके अनुसार होनी चाहिए। अब आप जाम पे आ जाएं, मैं आपको छोटा सा उदाहरण जाम का बोलता हूं। ये अधिकारियों से मैं कहता हूं, विनम्रता से पूछता हूं, आपने एक दिन बिजली का बिल नहीं भरा, 1 महीना लेट हो गया, पानी का बिल नहीं भरा, कुछ समय लेट हो गया, आप फिर इनकी तेजी देखना भाई साहब, अगले दिन आपके पास आ जाएगा और 4-5 धमक जाएंगे आपके घर में, प्लास और पेचकस लेकर, काटो भाई इसकी बिजली, काटो भाई इसके पानी का कनेक्शन काटो। होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है ना। सारे अधिकारियों में से कुछ को नहीं कहता मैं, कुछ तो काम करने वाले लोग हैं, विजिलेंट लोग हैं, ऐसा नहीं है। कुछ अधिकारियों को मैं देखता हूं, उनका आप उनके कमरे में उनसे मिलने के जाइएगा, किसी अपनी चीज को लेकर के जाइएगा, तो उसकी जलेबी बनाते हैं, जलेबी। ऐसा कोई काम जिसमें उनका खुद का इंटरेस्ट शामिल हो, वो जिसमें उनके 4 पैसे जेब में बन रहे हो, वो इतनी जल्दी होते हुए दिखेंगे। आज मैं उन्हीं अधिकारियों से पूछता हूं जो बुलडोजर ले करके पूरा हल्द्वानी तोड़ ताड़ मार कुटाई करके ऐसी तैसी कर दी उन्होंने पूरे हल्द्वानी की। ठीक है, कहीं पर कुछ चीज उनको ठीक लगी होगी, जाम हटना चाहिए, हम भी कहते हैं, लेकिन क्या आपने इतनी बल्जिंग हल्द्वानी के लिए कभी ये सोचा कि नैनीताल रोड के अलावा भी कोई ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए? कभी सोचा? एक रोड, उसी पर आप खेले जा रहे हो। कभी आपने सोचा कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था हमको करनी चाहिए? मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, गोलापार से जो रोड आती है वो काठगोदाम से फिर आकर के मिल जाती है। अगर वो रोड गोला के उस साइड पे, उसको अगर उसमें एक सड़क बना करके, अगर वो सीधे जो पहाड़ का ट्रैफिक वहीं से पहाड़ को डाल दिया जाता और 3 पानी से सीधे उधर को कर दिया जाता, यहां नहीं आता, तो मैं समझता हूं कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो कम से कम 50% हमारी सुलझ जाती। क्या कभी हमारे नीति निर्धारकों ने ये रोडवेज का बस अड्डा हटाने की सोची? मैं अधिकारियों से पूछता हूं, भाई आप हक और अधिकार के नाम तो सिंघम बन जाते हो साहब। आम पब्लिक को राहत देने के लिए आपके पास कोई सुविधाएं नहीं है। आप एक व्यक्ति का ठेला पकड़ते, दुकान के आगे उसको 4 गाली देते हैं अधिकारी, पुलिस वाला उसकी कॉलर पकड़ करके बाय डिफॉल्ट निकाल करके कहता है ये वो नहीं है। लेकिन कभी आपने ये भी सोचा कि इस हल्द्वानी को हम बढ़िया बना दें? कहने का मतलब एक वैकल्पिक रास्ता बना देना चाहिए था। सालों से ये बस अड्डा बाट जो रहा है, नया बस ISBT बनना चाहिए था। इतना बड़ा हल्द्वानी उत्तराखंड का दूसरा बड़ा सबसे शहर है, कहां है? क्या किया तुमने? सिर्फ पब्लिक, आम पब्लिक, निरीह पब्लिक के सामने सिंघम बनते हो। मैं बहुत खिलाफ हूं इस चीज के। आज मेरे पास नहीं है कलम की ताकत, कल आएगी तो रियली मैं इस चीज को, भाई आप अगर आप सिंघम बाद में बनिएगा, पहले कर्तव्य को देखिए। यही नौकरशाही हावी होने की बात बोलता हूं मैं बार बार। मतलब आपके आई लेंसेज आपके लिए जनता की भलाई के लिए नहीं, आई लेंसेज आपके और कितना आएगा कितना दे के जाएगा, मुझे ये हो चुकी है हमारे मानसिकता सेट। और इसमें अधिकांश वो अधिकारी है जो विशेष तौर पर दूसरे राज्य से आकर के खाली यहाँ पर पर्यटक के रूप में आए हैं। 20 साल 25 साल उन्हें पता, 20 साल 25 साल में 2,000-5,000 करोड़ रुपए कमाना, भाग जाना। दिस इज ऑल गोइंग ऑन। जैसे सड़क की बात की आपने, जैसे नैनीताल रोड जब भी बंद होती है तो बाया पंचक्की मुखानी ये रूट खुलता है, लेकिन अगर ये रोड की बात करें, अगर जाके देखें तो रास्ता पूरा खत्म है, रोड ये है। मतलब फिर भी थोड़ा बहुत रूट जो डाइवर्ट होता है यहाँ से एक जगह का जाम दूसरी जगह लगता है, ये दिस इज नॉट कॉल्ड, ये डाइवर्जन की श्रेणी में नहीं आता। ये तो मार कि चल मार रहा हूं तेरे को, यहां से निकल
वहां नहीं जाना तो यहां से जा, जबरदस्ती जा, वहां मर, चाहे एम्बुलेंस आए, एम्बुलेंस फंसती है रोज। कहने का मतलब है तुम उस हल्द्वानी को 25 साल में, हल्द्वानी के लिए रोड मैप तैयार नहीं है जी। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। कुछ समय पहले अखबार में मैं पढ़ रहा था कि साहब वो 4 लेन बनने वाली है और क्या तुम्हारा आउटर रिंग बनने वाला है एक हल्द्वानी के लिए। कहां गया, कहां है? मतलब मेरा कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ धौंस अधिकारियों की सिर्फ निरी जनता के लिए। भाई साहब खुद स्वयं पे उनके कागज कभी पूरे नहीं मिलेंगे आपको। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। तिवारी साहब कहा करते थे, हमेशा कहते थे हल्द्वानी नैनीताल जो सड़क है वो वीवीआईपी सड़क है, पूरा देश का व्यक्ति आता है और हमारे उत्तराखंड के लिए गलत भावना ना लेकर के जाए, इसलिए ये रोड बिल्कुल वीवीआईपी होनी चाहिए। आज 8 महीने हो गए, राष्ट्रपति तक आ गई। इतने बड़े बड़े गड्ढे, मैंने तो गुल्ली डंडा खेला था वहां। आज भी हल्द्वानी नैनीताल आप रोड देख लीजिए। यस, मैंने गुल्ली डंडा खेला था, मैं गया था। मैं शायद इनको शर्म आएगी, खाली टल्ले भर दिए राष्ट्रपति जी आ गए, रातों रात टल्ले भरे गए। तो ये दिस इज माइंडसेट ऑफ आवर ऑफिसर्स। तो आप समझ सकते हैं भाई साहब। और सबसे बड़ा, अरे आप क्या जाओगे दूर। माननीय बंशीधर भगत जी बहुत सीनियर विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। अधिकारियों से कहा तुम्हारे खिलाफ धरने में बैठूंगा। ये अफसरशाही है। अपार्ट फ्रॉम एनी पार्टी अफसरशाही इतनी हावी है भाई साहब। मैं तो साफ कहता हूं, मैं तो पूरा मतलब मैं कभी कभार मैं बड़ा इमोशंस में आकर के मुझे ऐसा होता है कि बस, लेकिन इतनी हावी है भाई साहब। हर छोटे काम के लिए हमको अधिकारी के से फोन कराने पड़ते हैं। एक अदद नक्शा पास कराने के लिए ना जूते घिस जाते हैं 2-2 जोड़ी, बगैर पैसा लिए हाथ नहीं हिलता किसी का। ये हाल है और लेवल भ्रष्टाचार का यहां है। कहीं नहीं, कोई सेक्टर नहीं छोड़ा। तो जब यहां माइंडसेट अधिकारियों यहां पहुंच गए तो आप क्या करेंगे जी। अपने विजन की बात करी थी ना, मैं आपको बताऊं ना, मेरा अपना पर्सनल एक बहुत बड़ी बात मानना है। मैं कहता हूं कि अगर हम अपने हल्द्वानी जैसे शहर को ना कोई बहुत सब कुछ नहीं दे सकते, तो हल्द्वानी को हम 2 चीज दे सकते हैं। पता है, हम हल्द्वानी को बहुत बड़ा मेडिकल हब बना सकते हैं और हल्द्वानी को हम बहुत बड़ा, जो मैंने अपने इलेक्शन के दौरान भी कहा था, मैं चाहता हूं कि हल्द्वानी एक एजुकेशन सिटी के रूप में भी उभरे। कारण क्या है ना, हल्द्वानी का जो आबो हवा है वो फूटिल है, बड़ा सुंदर सा है हल्द्वानी। तो जो हमारे राज्य के जो सीमांत जगह हैं, उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद, बरेली, बहुत ह्यूज वहां की जो पब्लिक है वो चाहती कि उत्तराखंड अपेक्षाकृत शांत है, सुंदर है और एजुकेशन से बहुत लोग हमारा, क्योंकि बिकॉज हम लोगों के पास जो उत्तराखंड जो है वो बेसिकली एजुकेशन पे हमारे हर परिवार के लोगों का ध्यान रहता है, तो वो अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहते हैं, है ना, कि हमारे बच्चे यहाँ आए, यहाँ पढ़ें। और नैनीताल तो अंग्रेजों के जमाने से जो एजुकेशन का हब रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इसको एक एजुकेशन का हब और मेडिकल का हब बनाया जाता जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, तो उससे बड़ा रोजगार मिलता। भाई इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स को आप विशेष सुविधाएं देते, विशेष भत्ते देते, जो लोग मेडिकल की पढ़ाई करवाते, जो लोग इंजीनियरिंग के, तो पूरा देश हमारे यहाँ आता। जैसे कोटा राजस्थान में, अब तो वहां पर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कोटा राजस्थान की तरह हल्द्वानी बनना चाहिए था, तो उससे रोजगार मिलता। छोटे छोटे लोग हॉस्टल्स खोलते, अपने घरों को ही छोटे छोटे लोग जो है होम स्टे बना देते। तो हल्द्वानी का एक पूरा जो नैसर्गिक विकास हल्द्वानी का होता, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। जरूरत इस बात की है कि आप सोशल मीडिया और सरकार को जरूरत इस बात की है कि आप युवाओं के इस सेक्टर को देखें। मेरे को कभी मेरा बस चला तो मैं इस बात के लिए प्रयास करूंगा, कि जरूर करूंगा, सच में ये मेरा मतलब। और मेडिकल हब भी हमारे पास बहुत बड़ा जो पैरेफेरी है, वो वहां अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है। पहाड़ तो पूरा खाली है, सरकारी हॉस्पिटल तो रेफरल सेंटर है, वहां से यहाँ रेफर करते हैं हल्द्वानी, फिर हल्द्वानी वाले रेफर करते हैं दिल्ली। तो मेडिकल हब बनना चाहिए। हम बहुत छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, ठीक है वो भी चलेंगे, बट हमको सरकार को चाहिए उसके लिए प्लान करे। अनफॉर्चुनेटली ये सब नहीं हुआ है। अगर इस तरह की बहुत सी चीजें हों, जैसा मैंने आपको ठेकेदारी वाली बात की, जैसे मैंने आपको जो है ये जाम हटाने वाली बात की, जैसा मैंने आपको मेडिकल हब की बात करी, जैसा मैंने आपको
हमारे यूथ को जो रोजगार मिले, जो शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार उसको मिले। यूथ, पता है आपको, पता है यूथ ना हेल्पलेस है, वो अपने आप को हेल्पलेस मानता है। वो सोचता है 5 साल बाद चुनाव आ गए, कुछ मेरी जेब में कुछ मिल जाए, वो मैं उसी से अपना चला लूंगा, क्योंकि उम्र और अक्ल की भेंट तो होती नहीं। उसको ये नहीं पता कि आज तू विजनरी लीडर्स को चुनने का यूथ का जो नेचर है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। शायद यूं क्योंकि उसके अरमानों का टूट जाना कि यार ये भी आएगा तो कौन सा क्या कर लेगा। सर अभी देख लीजिए पेपर लीक का जो इतना बड़ा कांड हुआ। बताओ पेपर लीक कांड होते, कांड पे कांड है। इंसान ना, पता है आपको, पता है एक इंसान का एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति पे व्यक्ति जब पहुंच जाता है ना, वो कहता है यार अब तो कुछ होना ही नहीं है। तो ये निराशावाद, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। निराशावाद के बाद चीजें पनपती हैं। निराशावाद के बाद अंदर छुपा हुआ आक्रोश जब बाहर निकलता है वो बहुत खतरनाक होता है जी। भगवान न करे हमारे देश के, हमारे उत्तराखंड के अंदर कभी जेंजीस टाइप के आंदोलन हो, लेकिन ये जमीन तैयार हो रही है। ड्राई नशा क्यों, को काम नहीं है। ठेकेदार का बताया तो मैंने, मेरी गली में जो काम करने वाला व्यक्ति था वो मध्य प्रदेश से आया था, ट्रैक्टर तक जो है गाजियाबाद का था। अब आप अपना कल्पना कर लो, क्या रोजगार देंगे आपको। देयर शुड बी अ विजन भाई साहब। ऐसा नहीं होता मेरा राज्य बनाए तो पहला हक मेरा ही होना चाहिए भाई। मैं किसी को ये नहीं कर रहा आप चले जाओ, ना वही भाई आप हमारे यहाँ, बट इस राज्य का रहने वाला, हमारा हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पहाड़ी हो, बंगाली हो, देसी हो, कोई हो, वो उत्तराखंड राज्य का व्यक्ति है, उसकी पहले सुनी जानी चाहिए। इसी के लिए तो हमने ये राज्य बनाया भाई। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हम वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। इतना बड़ा राइस बाउल है हमारा, जो उधम सिंह नगर देहरादूनी बासमती राइस पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस है, गल्फ कंट्रीज में फेमस है। कभी सोचा हमने उसको ऐसा हब बना दें? मैं तो कभी कभी ये कल्पना करता हूं कि अगर हम उसको हमारे यहाँ रंग समाज का मेला हो रहा है, इतना सुंदर, ज्वार के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, उन्होंने अपनी संस्कृति बचा के रखती है। सरकार को हमारे जो हेरिटेज मेले हैं भाई, ये जो रंग समाज के होते हैं मेले, जो नंदाष्टमी का जो हमारा मेला नैनीताल में होता है, ऐसी गढ़वाल में होते हैं, ये मेलों को हमारे हेरिटेज मेले घोषित करने चाहिए। कैसे मैं बताऊं, गोवा में कार्निवल्स होते हैं, ये हमारा स्टेट गोवा तो है नहीं, वहां की संस्कृति अलग है। हम जैसे कार्निवल होते हैं ऐसे ही हम हमारे नंदाष्टमी, हमारे जो मेले होते हैं, हमारे रंग समाज के, इतना बड़े अलवानी में क्या सुंदर मेला होता है। मुंशियारी में मेला होता है, अल्मोड़ा में होता है मेला, लखिया भूत का एक बहुत बढ़िया मेला पिथौरागढ़ के अंदर। ये मेले हमारे, ये हेरिटेज हमारे होने चाहिए। इसमें पर्यटक को दिल्ली में, मुंबई में इनका ऐड होना चाहिए कि वहां मेला हो रहा है। विमान तो सुविधाएं अब हैं, आप फिर देखिएगा, बम्पर आएगा, देखने का, जानने का मौका मिलेगा क्या खूबसूरत स्टेट है हमारा उत्तराखंड। हमने तो कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमने कभी अपने अधिकारियों को कंट्रोल करके ये नहीं कहा कि जाइए घूम करके आइए, विदेश दौरा कम लगाइए, पहले अपने उत्तराखंड घूम आइए और देखिए कहां क्या संभावना बनती है ना। ये तो हमने कभी देखा नहीं। हमारे जो साहसिक पर्यटन है, अब भीमताल में हमारे जो तमाम उसमें अड़ंगे हैं, वो बेचारे हमारे लोकल के बच्चे वो पैराग्लाइडिंग करवाते हैं, तमाम अड़ंगे। मैं तो कहता हूं 13 जिले हैं, 13 जिले में हर जिले के अंदर एक पैराग्लाइडिंग वो हो जाना चाहिए। सॉरी 9 जिले में चाहिए, क्योंकि बाकी जिले में तो प्लेन्स के हैं। 9 जिले में हमारे को प्रति जिले में आपको पैराग्लाइडिंग की क्लासेस जो है लगनी चाहिए। बेरोजगार बच्चों को दे दो। हमारे यहाँ जो ये हर जिले के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिस होते हैं, वहां पर पैराग्लाइडिंग का भी दे दो ना, काम चलेगा। जगह जगह पैराग्लाइडिंग होगी। कहने का मतलब है साहसिक पर्यटन, ये सब इसको हमको डेवलप करके लाना चाहिए। सरकार को इस तरह इन नीतियों के बारे में सोचना चाहिए। खैर मेरा उतना बड़ा एरिया तो है नहीं, मैं तो हल्द्वानी तक सीमित व्यक्ति हूं, बट कभी कभार आता है यार, ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब आइडियाज काफी ज्यादा हैं, पर इन पे सोचने की जरूरत है आपको, और इम्प्लीमेंटेशन करने की भी जरूरत है।
बिल्कुल। सोचने का, इम्प्लीमेंटेशन करने की भी जरूरत है। फूलों की घाटी कभी जाके देख लेना आप, जोशीमठ के अंदर। मैं मुंबई में गया था, मेरा बेटा मुंबई पढ़ता है, मैं गया था वहां पर, तो मैंने एक दोस्त ने कहा हमारे बहुत सुंदर फूलों की घाटी। मैंने कहा भूल जाएंगे, पूरे देश दुनिया में उतनी बढ़िया घाटी नहीं कोई, जोशीमठ के पास। कह रहे हैं, तो मैंने नेट चेक करो, मैंने चेक किया नेट पर। अच्छा, मैंने कहा ये देख, तो कह रहा ये तो बहुत सुंदर है यार, ये आपके यहाँ है? मैंने कहा हाँ। तो कहने का मतलब है कि हमने तो कभी कुछ देखा नहीं। हम लोग इस देखिए, पर्यटन पे आपका कुछ जाता नहीं है। जैसे मैंने हल्द्वानी के लिए बोला ना कि अब हम कोई बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या चिकित्सा हब यहाँ रख ले, तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाता, आपको उसका ऐड करना पड़ता है। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को उसमें अपना अपना योगदान देना पड़ता है, और बाकी चीजें स्वतः हो जाती हैं। हर आदमी उत्तराखंड पे आना चाहता है। सर, इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या हैं? खाली समय पे क्या करते हैं आप? देखिए, मेरे को ना वॉकिंग बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। और 2016 तक तो मैं ट्रैकिंग करता था, लेकिन मेरे इस पैर पे जो है क्रिम्प आ गया था। मैं तो वहाँ बाऊबासा तक गया था, वहां फिर पैर में क्रिम्प आ गया, तो हम लोग नीचे चले गए आए थे। तो मैं ट्रैकिंग करता था, बहुत शौक था मेरा। आज मुझे ना, अब तो देखिए इतना टाइम नहीं मिलता। पहले बहुत समय मैंने क्रिकेट खेला, बहुत समय। अच्छा। और मतलब हर एक हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति खेलता है, बट मैंने बहुत सा क्रिकेट खेलता, काफी लंबा समय खेलता रहा। अपने स्कूलिंग टाइम पर लॉन्ग रेसेस में पार्टिसिपेट करता रहा था मैं। और क्रिकेट मेरा बहुत हॉब था। कुछ शौकिया मैंने बैडमिंटन भी खेलता था, बट अब ना तो टाइम है। लेकिन हाँ, अभी मुझे वॉकिंग का, इवन कभी कभार बिल्कुल जंगल के आसपास जो है, जंगल मेरा बहुत प्रिय वो है कि कहीं पर मुझे जंगल में थोड़ी सी सड़क मिल जाती तो मैं अपना ट्रैक सूट पहन करके हल्का दौड़ता रहता हूँ। बस ये शौक है, मतलब अभी तो यही शौक है। जैसे इतना बिजी शेड्यूल रहता है तो टाइम निकाल पाते हैं? नहीं, बिजी वगैरह कुछ नहीं। दरअसल देखिए, होता क्या है कि देखिए, कोई बिजी नहीं रहता व्यक्ति। होता क्या है कि एक आदत बना रखी है कि अगर किसी ने शादी में बुलाया है, किसी के यहाँ कुछ हो गया है, तो अगर हम वहाँ कुछ नहीं कर पाए लेकिन खाली खड़े रहें, उस व्यक्ति को एक एहसास होता है कि ललित जोशी हमारे साथ है, चाहे मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कहूँ। तो वो एक आदत है मेरी कॉलेज के समय से। आज 32-35 साल राजनीति को हो गए, तो वो मेरी आदत है। कभी वो आदत है ऐसी, अब उसी में पूरा दिन कट जाता है। कभी कभार अपने लिए समय नहीं मिलता। बच्चे कहते हैं, कभी खुद मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं, पापा सुबह शक्ल देते तो भाई शाम को देखते, दिन भर तो तुम गायब रहते हो। तो ये सब है, बट ये नहीं करेंगे तो समाज में कहाँ जाएगा। अब तो आदत बन चुकी है, अब तो बैठा ही नहीं जाता घर में। क्रिकेट देख लेते हैं, वो भी कभी चलते चलते गाड़ी में। अब तो आजकल तो टीवी में यही टीवी है। चलता फिरता टीवी। चलता फिरता। हाँ, मुझे ट्रैकिंग का शौक है अभी भी, मतलब जंगल वंगल जाना ये शौक बहुत है मेरा। तो लास्ट टाइम कभी कहीं गए थे? नहीं, 2016 में मैं गया था। उसके बाद फिर मैंने ट्रैकिंग, मतलब जो हैवी ट्रैकिंग थी वो वही थी मेरी लास्ट। उसके बाद मैंने नहीं करी। बस फोटोग्राफ्स वगैरह सब मौजूद हैं, तो उसके बाद मैंने नहीं करी। तो उसके बाद असल में ना, ये काफी बोझ था इस पे कंधे पे, तो नीचे को आते समय थोड़ा सा क्रिम्प हो गया था। तब फिर नहीं गया मैं। लेकिन शौक मुझे है, जंगल का बहुत शौक है। जंगल में घूमने का, जाने का भी डर भी लगता है, लेकिन फिर भी शौक है। तो वो जाता हूँ मैं। और मुझे बहुत ग्रीनरी से मुझे बहुत प्रेम है। जंगल और ग्रीनरी वो मेरा पैशन है। मुझे आज भी अगर समय मिल जाए तो मैं आज भी जो है, मेरा है कि मुझे कहीं मिल जाए तो बस अकेलेपन का शौक ज्यादा है। कोई फेवरेट जगह है ऐसी उत्तराखंड में कहीं? मेरा पूरा उत्तराखंड फेवरेट है। पूरा उत्तराखंड फेवरेट है। बस इतनी साथ सुंदर कहाँ मिलेगी जगह। बिल्कुल। हमारे जो विधायक गण हैं, मैं तो कहता हूँ इधर जाने के बजाय हमारे सारे विधायक गण को ना एक साल में एक ड्यूटी उनकी लगनी चाहिए कि वो प्रत्येक जिले में घूमे। अब देखेंगे आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा, कुछ ना कुछ नया। हमारा उधम सिंह नगर पता बड़ा प्रॉस्परस है, उसको 10 टाइम प्रॉस्परस बनाया जा सकता है। वहां के चावल निर्यात जो करते हैं हम लोग, जो विदेशों को भेजते हैं ना, और गवर्नमेंट थोड़ा सा उसमें सब्सिडी दे दे तो फूल, आजकल तो वहाँ एवोकाडो, आजकल वहां पर ड्रैगन फ्रूट्स, इन सब की खेती हो रही है। इन सबका एक्सपोर्ट हाउस बना देना, वहीं सरकार सुविधा दे देगी, वो सब कुछ सड़ेंगे नहीं। फिर आप देखिए प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ है इस उत्तराखंड के। इतना सब उत्तराखंड है, सब है यहाँ। बद्री यहीं, केदार यहीं हैं। आप सोचो, छोटे जो हमारे जो कई जो छोटे छोटे जो हमारे देवालय हैं, जो मंदिर हैं, क्या खूबसूरत है। बिल्कुल। चौपता जैसी ऐसी अनछुई जगह, चौपता कभी किसी ने देखा हो?
क्या लाजवाब, क्या अनछुई जगह है, शिव जी की वो जगह है। तो ये इतना ब्यूटीफुल है। हमारे मेले देखोगे, अरे मेले हिलने का मन नहीं करता। बिल्कुल। अभी नंदा राज जात आ रही है, सड़कों की सुविधाएं नहीं है, नंदा राज जात होगी। सड़कों के 20-20 किलोमीटर ना लगे जान तो मेरा नाम ललित नहीं। और ये अपने आप को जितने जो हमारे तथाकथित जो नीति निर्धारक, अब उनके एडवर्टीजमेंट देखिएगा उनके क्या बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट छपेंगे, नंदा राजजात। अरे नंदा राजजात, ये समय होता है अपने उत्तराखंड को एक्सपोज करने का, दिखाने का, ये मेरा इतना सुंदर उत्तराखंड है। लोगों को बुलाओ, यहाँ ठेकेदार कम बुलाओ, पर्यटक बुलाओ ज्यादा। पर्यटक बुलाओ, उनके लिए सुविधाएं रखो। क्यों आएगा पर्यटक बताओ? बिल्कुल। नंदा राजजात एक विश्व स्तर की राजजात यात्रा है। स्पेन में टमाटो फेस्टिवल होता है, पूरी दुनिया से लोग वहां आते हैं, एक दूसरे को टमाटर मारते हैं बस वो। अरे नंदा राजजात किसी को दिखाओ तो सही, अपने देश की संस्कृति दिखाओ, अपने उत्तराखंड की संस्कृति दिखाओ। अनफॉर्चुनेट है कि उस चीज को उसको नहीं हाईलाइट किया गया। खुद को खूब हाईलाइट करेंगे, खूब अपनी शक्लें दिखाएंगे टीवी चैनल्स में, अखबारों में, ये बड़े बड़े ऐड छपेंगे। अरे सड़क ठीक तरह से बना दो, नंदा राजजात की तैयारी करो 12 साल की, सब पूरा देश टूट के पड़ेगा। अब क्यों आएगा जिसको 10-10 घंटे 20-20 घंटे तुम जाम में सड़ा दोगे, वो पर्यटक क्यों आएगा तुम्हारे पास लौट करके? ढोल बजरा जोर से नाचने वाले कोई नहीं है, ये हाल है। सर ये बात तो आपने बहुत खूब कही कि उत्तराखंड में जो जगहें हैं सभी काफी ज्यादा सुंदर हैं और लोग जाना भी चाहते हैं। और लेकिन अगर जो बात करें आप फेस्टिवल की हो, कोई भी यात्रा हो या कुछ भी हो, दिक्कतें जनता को होती है क्योंकि जो बड़े अधिकारी हैं उनके लिए तो रास्ते खाली हो जाते हैं, जाम में फंसती आम जनता है। मैं मतलब मेरे को उम्मीद थी कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कम से कम हम उत्तर प्रदेश जैसी या और स्टेट्स जैसी नौकरशाही नहीं देखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे ही साधारण परिवेश में पले बड़े हम सब लोग, मैं साधारण घर से हूं भाई, हम सब लोग अपने आंखों के सामने अपने उत्तराखंड की इस तरह की संस्कृति पनपते हुए देख रहे हैं, अफसरशाही की वो संस्कृति पनपते हुए देख रहे हैं जहां आम आदमी की कोई कीमत नहीं है। जी सर, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वो है नौकरशाही का जो मतलब आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। महाराज जी का, नीम करोली महाराज जी का इतना बड़ा धार्मिक स्थल बन चुका है वो जी। अब सुना है कोई रोड वार्ड वहां ले जा रहे हैं। पिछले 10 साल से आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। 10 साल पहले उसका पंचवर्षीय योजना हो जानी चाहिए थी कि इसके लिए ऐसे यात्रा निकालेंगे। पूरे पहाड़ को जाने वाली एक ही रोड, दूसरी जो रोड है वो ना के बराबर है जो रामगढ़ से जाती है। पूरा पहाड़ अल्मोड़ा वाली जो मेन रोड है वहां से जाता है, और पूरा वो मतलब उनके लिए श्राप है। सुबह 4 बजे कोई निकल गया और पार कर लिया वो वाला एरिया, भवाली से गर्म पानी तक का एरिया पार कर लिया तो वो तो सही, नहीं तो अदरवाइज उसके लिए श्राप है। अल्मोड़ा से हल्द्वानी आने में 10 घंटे लगेंगे उसे। कभी सोचा अधिकारियों ने? किस दिन को जो रहे हो? कोई मंगल ग्रह से आएगा करने के लिए? तुमने कभी बनाई ऐसी नीति? और दुनिया आना चाहती है, बहुत बड़ा राजस्व हम उससे कमा सकते हैं। कहाँ है? किसने करा? जहां 1 घंटा लगना चाहिए वहां 5 घंटे लग रहे हैं। कहने का इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं दोगे स्टेट को, इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं दोगे, कहां जाएगा स्टेट? आप बताओ ना। हल्द्वानी के ना बात, जाम की बात करते ना, हल्द्वानी का आप कालाडूंगी चौराहा देख लेना, एक बोर्ड लगाया टेम्पो स्टैंड, रोड पे खड़े होते हैं सब, उन बेचारों के लिए ही नहीं रखने के लिए। यहाँ पुलिस डंडा मारती वहां खड़े जाते हैं, वहां डंडा मारती वहां खड़े जाते हैं। हल्द्वानी को इस तरीके से डेवलप ही नहीं करा गया। हाँ, आसानी से तुमने घर सबकी दुकानें और घर तोड़ दिए, वहां सिंगम बन गए तुम, लेकिन कर्तव्य के नाम पर तुमने क्या किया वो उसका जवाब कोई नहीं देता। कोई अधिकारी देता हुआ नहीं मिलेगा, कोई नेता देता हुआ नहीं मिलेगा। आप बस अड्डा क्यों नहीं हटा पाए? कोई नहीं बताएगा। आप टेम्पो स्टैंड नहीं बना पाए? कोई नहीं बताएगा। ढंग का टैक्सी स्टैंड नहीं बना, वो कोई नहीं बताएगा। बस देखिए कारण क्या है कि हम लोगों पर आसानी से डंडा चल जाता है क्योंकि हम साफ सीधे लोग हैं उत्तराखंड के, तो वो चला रहे हैं। ये भी याद रखिएगा कि
दुनिया के इतिहास के पन्नों पर उत्तराखंड आंदोलन एक अभूतपूर्व आंदोलन था। दुनिया में जो है कई कई देशों में तो उत्तराखंड आंदोलन की पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इतना बड़ा आंदोलन रहा है, यहाँ का आदमी उठेगा ना तो फिर वो संभाला नहीं संभलेगा। तो कुछ अलग से सवाल हैं आपके लिए। अगर मैं कहूँ एक वर्ड में आप पॉलिटिक्स को बताएं कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, तो क्या कहेंगे? राजनीति के लिए एक शब्द नहीं बनाया जा सकता, सॉरी, सब पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं कि राजनीति के लिए एक शब्द बना, लेकिन हाँ जनता के अपेक्षाओं पर खड़े होना और निस्वार्थ रूप से काम करने का नाम राजनीति है। दुर्भाग्य से इसका दूसरी भी इसकी परिभाषा है आज के दिन में। जनता की नजरों में पता नेता कौन बड़ा है? जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ी हो, जिसने खूब जम के पैसा कमाया होगा, खूब लूट ले, जिसका बड़ा बड़ा घर होगा, जो बेहतरीन शराब पिला सकता हो अपने चुनाव में, जो पैसे बांट सकता हो। तो एक शब्द में बयान नहीं कर सकता, बट एक दो अलग अलग लाइनों में बयान कर दिया। राजनीति का कभी एक मतलब हो नहीं सकता। हजारों शास्त्र नाम है राजनीति के, उसमें दो चीज मैंने बता दी जी। एक पॉलिसी जिसे कांग्रेस लेकर आई हो और उसे बहुत बड़ा बदलाव हुआ हो। सूचना का अधिकार। यूथ को पॉलिटिक्स में आने से क्या रोकता है? इसको भी एक शब्द में बताना है क्या? ना हमारे नेताओं में से रोल मॉडल कम हो गए हैं। वो सोचते हैं, यूथ सोचता है कि हर नेता चोर है। दिस इज वेरी ट्रूथ। कि इस राजनीति के हमाम में वो सोचता है सब नंगे हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है। तो राजनीति को यूथ के नजर में एक ऐसा टूल माना जाता है जिससे वहां बहुत खूब पैसे कमा दे, बड़ा बड़ा घर हो, कार हो, ऐशो आराम हो, अयाशी हो। वो राजनीति का जो मॉडल है वो बाय दुर्भाग्य से शायद यूथ ने अपने दिमाग में वो बना लिया है। नीति निर्धारित करना जिससे तुम्हारी जीवन बदल जाए, ऐसा करने वाले नेता भी कम हो गए हैं, ऐसे रोल मॉडल भी कम हो गए। तो ऐसे ही नजर से हमारा यूथ भी अपने नेताओं को देखता है, वो कहता है सब नंगे हैं, तो निराशावाद की तरफ जाता है ऐसे में। तो ये मेरा जवाब है। बिल्कुल सही सर। बीजेपी का एक काम जो आपको अच्छा लगा हो? झूठ बोलना। ये कुछ अलग था। कई लोग आपको अगले विधायक के तौर पर देख रहे हैं, तो क्या कोई प्लान है 2027 के चुनाव लड़ने का? मैंने आपकी पॉडकास्ट की शुरुआत में एक बात कही थी। देखिए, कभी भी ना जिस व्यक्ति की अपेक्षाएं मर जाती है ना, अपेक्षाएं मर जाती हैं। भगवान ने ना पता है एक सुपर नेचुरल पावर बताई थी ना मैंने, एक सुपर नेचुरल पावर होती है, तो वो दुनिया में आपको कहाँ लेकर के जाती है, आप उससे आगे कभी नहीं जीत सकते। और देखिए, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा व्यक्ति हूँ। मेरे घर का माहौल बहुत ज्यादा धार्मिक भले ही ना हो, बट पूजा पाठ मेरे घर में नित्य होता है। आज इस चुनाव और आज से 10-15 साल पहले मैं इस बात को गहराई से समझाऊं कि हाँ, कोई ना कोई सुपरनैचुरल पावर है जो इंसान को यूं यूं करके ले जाती है, बट कर्म तब भी उसमें प्रधान रहता है। तो मैं उस सुपरनैचुरल पावर को प्रणाम करते हुए अपना कर्म करते जा रहा हूं। फिर देखिए मुझे कहां लेकर के जाती है, जहां जाएगी बैठाएगी जनता वहां बैठेंगे। अब ये कह दें कि साहब हम ये नहीं बनना चाहते, ये बहुत बड़ा झूठ होगा। झूठ में बोलता नहीं। जी बिल्कुल। आप किस मुद्दे पर सरकार से सबसे ज्यादा खफा हैं? भ्रष्टाचार। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा जो चल रहा है आजकल। और सबसे बड़ा दूसरा मेरा सबसे यूथ को जो रोजगार के बारे में कोई नीतियां नहीं है। इलेक्शन आता है, उनकी जेबों में ठूंस जाते कुछ पैसे, कुछ रुपये, कुछ शराब, बस उनकी जिंदगी कट रही है। साल पे साल बीतते जा रहे हैं और एक ऐसा समय आएगा 40-45 साल के बाद जब वो बिल्कुल नकारा हो जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे। बस वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है। खुद यूथ को लेकिन उठना पड़ेगा, ये याद रहे, खुद यूथ को उठना पड़ेगा। उनको रोल मॉडल किसी नेता को तो मानना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा बीजेपी लीडर है जिनसे आप काफी इंस्पायर हो?
देखिए, मैं अगर बीजेपी का लीडर के बारे में बोल रहे हैं, अब देखिए मैं तो एक कांग्रेस का व्यक्ति हूं, लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत इंस्पायर हूं। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने पक्ष और विपक्ष की राजनीति के बजाय इस देश में पार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस में अपनी राजनीति चलाई, पार्लियामेंट्री कार्यों के रूप में अपनी राजनीति चलाई। तो मैं समझता हूं कि मैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में गए और फिर मैं आपकी इंस्पिरेशन कौन है? नो डाउट जवाहरलाल नेहरू, नो डाउट। ये जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार के लोगों ने, मुझे बहुत बुरा लगता है, उस नेहरू को गाली दे रहे हो जिस नेहरू ने आधुनिक भारत बना करके छोड़ा तुम्हारे सामने। 2014 से पहले का जो भारत था वो आप 14 साल में इस 12 साल में नेहरू की लीगेसी को बड़ा बच्चा गाली देता है ना, तो बहुत दुख होता है मुझे। बगैर सोचे समझे इंस्टाग्राम पे गाली देता है, फेसबुक में गाली देता है। अरे पढ़ो नेहरू ने क्या किया। सुई नहीं बनती थी जिस देश के अंदर, उस देश के अंदर। अब तो कहते कहते थक गए, हर पॉडकास्ट में हर जगह आपको मिलेगा कि नेहरू ने ये बनाया वो बनाया। थक गया आदमी कहते कहते। लेकिन सोच इस तरह की कुंद कर दी गई कि आज नेहरू को लोग, उसको जो जिनके पिताजी नेहरू के टाइम पर पैदा नहीं हुए, वो बच्चे, जिनके बाप पैदा नहीं हुए, तो वो बच्चे गाली देते। क्यों? अरे पढ़ो नेहरू ने क्या किया, कैसा देश अंग्रेज छोड़ करके गए थे, कैसा देश अंग्रेज। पूरे विश्व के 1000 साल के इतिहास में इस देश को मुगलों ने इतना नहीं लूटा जितना अंग्रेजों ने लूटा। कैसा देश ये छोड़ करके गए थे और कैसी मजबूत नींव उस व्यक्ति ने रखी कि हमारे पड़ोसी देश के अंदर सालों साल, हर 10-15 साल में एक फीता फुल्लीदार और एक मिलिट्री की ड्रेस पहन करके आता है और बैठ जाता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पदों पर बैठ जाता है। ठीक है, नेहरू चाहते ना तो वो भी ऐसा सिस्टम बना के जाते जहां वो आजीवन बने रहते जी, और उसके बाद उनकी औलादा ही बनी रहती। लेकिन नहीं। एक ऐसी गलती जो कांग्रेस की हार की वजह बन रही हो? संगठन का ना होना। ठीक है, अब एक कुछ सिचुएशन टाइप क्वेश्चन है कि अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? ठीक, अगर आप किसी सुपर पावर के साथ आंदोलन कर सकते तो वो कौन सी पावर होती? जनता की पावर से बड़ी तो कोई बात नहीं, कोई नहीं हो सकती। यूथ और महिला। ओके। छुट्टी में अगर आपको एक लोकल स्ट्रीट फूड स्टॉल चलाना हो तो क्या बेचते? जो पसंद हो आपको खाने में भी। देखिए, मैं तो उत्तराखंड के उत्पाद बेचता। अच्छा। चाय, समोसे, मोमो सब बेचते हैं, उत्तराखंड के उत्पाद बेचता। और जिस तरह मैं अपनी कन्वर्सिंग फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से करता, मैं वो भी करता। आओ मैं ये बेच रहा हूँ, लोग। बिल्कुल। अगर आपके पास टाइम मशीन हो, कौन सी हिस्टोरिकल घटना में आप शामिल होना चाहेंगे? क्या बात है, वाह, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं जाना चाहूंगा, अगर मुझसे कोई पूछे, मैं जाना चाहूंगा अंग्रेजों के आने से पहले एक भारत क्या था, और मोहम्मद गोरी के आक्रमण से पहले भारत क्या था। और तीसरा, अगर मुझे टाइम मशीन मिले, टाइम मशीन में मुझे अगर जाना पड़ जाए, तो मैं भारत के जो सुपर वैज्ञानिक थे ना, कितनी अजीब बात कर रहा हूं। सर, ये तो मतलब फिर वही है ना कि अगर ऐसा इमेजिनेशन होता तो, बता रहा हूं। जिन लोगों ने, जिस भारत के अंदर जीरो, जिससे अगर जीरो नहीं होता, शून्य नहीं होता, दशमलव नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती, जो भारत के लोगों ने दी, यानी कोई विज्ञान था भाई, विज्ञान था भाई। शून्य भारत ने दिया, दशमलव भारत ने दिया। गाना भी ना होता ना दशमलव, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। ट्रिग्नोमेट्री भारत ने दी, यानी जब ये विज्ञान मौजूद था तो और भी विज्ञान मौजूद थे। यानी उड़न खटोले जिसकी हम बात करते हैं, यानी वो कभी ना कभी मौजूद रहा होगा। कोई लोग तो मुझसे कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालने की कला हमारे वैज्ञानिकों के पास थी, तो मैं उस
महाभारत काल में जाना जरूर पसंद करूंगा और संजय की तरह उसको देखना पसंद करूंगा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है मुझे, अगर आप कहें ना तो हमारे, आप देखिए ना, संजय एक काल्पनिक पात्र हो सकता है, मान गए। वो अंधे धृतराष्ट्र को कमरे के अंदर बैठ कर करके पूरा दृश्य दिखा रहा है महाभारत का, कि साहब आज कर्ण ये कर रहे हैं, अर्जुन ये कर रहे हैं, अश्वत्थामा ये कर रहे हैं, द्रोणाचार्य ये कर रहे हैं, दिखा रहा है ना, सर मृत्युशैया पर वो लेटे दिखा रहा है ना। बिल्कुल। सारे छल कपट जो भी हुए उस 18 दिन के युद्ध में सब दिखा रहा है ना। भगवान करे ऐसी टाइम मशीन मिल जाए, मैं एक बार देखना चाहता। कहने का मतलब उस वैज्ञानिक युग को देखना चाहता हूं, जिस वैज्ञानिक युग को हमारे ऋषि मुनियों ने जिया। और मैं भी आपको इस बात को बोल रहा हूं, ये संस्कृति बहुत रिच थी, बहुत रिच। कभी कभार आयुर्वेद को देखें ना, मतलब क्या नहीं था इस भारत के अंदर। कभी अब आयुर्वेद को देखें, कौन कौन सी लाइलाज बीमारियों को उसके अंदर इलाज थे। हालांकि देखिए बहुत ज्यादा शोध उस पर नहीं किया गया, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट बहुत से इलाज थे उसके अंदर। तो मानव शरीर का इलाज ऐसा नहीं कि आधुनिक मेडिकल साइंस भी अपने आप में एक बहुत मजबूत, उसके दुनिया के अंदर बहुत जाने बचाने में उसने काम किया, लेकिन वो भी एक युग था। मंत्रोच्चार शरीर के अंदर क्या प्रभाव छोड़ते हैं, ये भी हमारे वैज्ञानिकों को ये सब पता था, उस समय के ऋषि मुनियों को पता था। उस युग में भी मैं जाना चाहता हूँ। बहुत खूब सर, बहुत खूब। द्रोणा चाणक्य के युग में जाना चाहते हैं। क्या वो आज के दिन में जो चाणक्य तब लिख करके गए, आज वो विद्यमान है, लोग पढ़ते हैं उनको, उनकी नीतियों को पढ़ते हैं, अर्थनीति को पढ़ते हैं, कि चाणक्य नीति को पढ़ते हैं उनकी। अरे तो देखिए कल्पना है, आपने पूछा तो मैंने कल्पना तक जवाब दे दिया आपको। अगर आपके नाम पे एक स्टैचू बनाए, वो कौन से पोज में होना चाहिए? अभी तो मैं जीवित हूँ, बनाने की फिर भी जी नहीं, मैंने कभी इतनी बड़ी कल्पना नहीं की। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता कि लोग मेरी स्टैच्यू लगाएं। हाँ, मैं इतना बनना चाहता हूँ कि एक बार मौका मिले तो मैं जरूर चाहता हूँ कि मैं क्या दे सकता हूँ जो मेरे मन के अंदर है, मैं कैसे उसको जनता को दे, इतना ही चाहता हूँ। स्टैच्यू नहीं चाहता जी। अगर आपको हल्द्वानी की सड़कों का नाम एक इमोजी से रखना हो तो कौन सा इमोजी चूज करेंगे? हल्द्वानी की सड़कों का नाम तो मैं अभी एक बहुत बढ़िया सा ऐड देख रहा था मैं, आइए हमारे उत्तराखंड में ना, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी थी, बहुत और चीजें देख रहा था मैं चाहता हूं कि जहां जहां पर गड्ढे हो वहां पर वो जो ऐड है ना, उसके फोटो लग जाए ऐसे ऐसे कर करके, और बड़े ऐसे बैनर्स में लग जाए बस। हल्द्वानी की ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका क्रेजी आइडिया क्या हो सकता है? क्रेजी तो कुछ नहीं है। देखिए बस अड्डा हटना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बस अड्डा हटे, इसको दूर दूर बने। सेकंड लाइन, एक हमको सेकंड ऑप्शन जरूर चुनना पड़ेगा। यही जो मेन नैनीताल हल्द्वानी रोड है, ये नहीं अकेले, एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा जिससे कि बाहर पर्यटक निकल जाए, उसे शहर के बीच में से होकर के ना जाना पड़े। अच्छा आपको बताऊं, देखिए आपको ना फतेहपुर एक जगह पड़ती है लामा चौड़ से थोड़ा सा पहले, एक नैनीताल को रोड वहां भी जाती है। बहुत सिंपल है, उस रोड को आप चौड़ी कर दीजिए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही भार इस रोड पे कम हो जाएगा। ये मुझे भी पता है, अब आपको मैंने बता दिया, लेकिन क्या ये डीएम को नहीं पता? क्या हमारे जिले में मौजूद और अधिकारियों को नहीं पता? क्या पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को नहीं पता? क्या हमारे माननीय प्रदेश के जो नीति निर्धारक है उनको नहीं पता? सबको पता है। गाल बजाने काम नहीं करना। लेकिन सर जैसे वैकल्पिक मार्ग बन जाता है तो है ऑलरेडी, फायदेमंद है क्योंकि जब वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है तो जो इतनी परेशानियां हो रही है उससे भी बच सकते हैं। अभी देखा था हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान पूरा रास्ता बंद कर, नैनीताल रोड बंद थी पूरी। हम उनसे मांग कुछ नहीं पाए। एक गुलदस्ता जब भेंट कर रहे थे, आपको मैं बता दे रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, नगर निगमों को देने के लिए राष्ट्रपति जी के पास एक बहुत बड़ा फंड होता है, पता है आप? कूड़ा निस्तारण का फंड होता है वो। हम जब उनको गुलदस्ता दे रहे थे ना, तो साथ साथ उनको ये भी दे देते कि नगर निगम, हमारा नया नगर निगम है हल्द्वानी, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, कृपया इसके लिए कुछ फंड दे दीजिए। तो वो तो नहीं कर सके। हमने 5 घंटे जाम उनके नाम पर जरूर लगाया। एम्बुलेंस है रुकी रही, साहब भाड़ में जाए, जो मरता मरे। अब उन अधिकारी को मैं क्या दोष दूं? बिल्कुल होना ये चाहिए कि वीवीआईपी लोगों को हेलीकॉप्टर से नैनीताल जाना चाहिए, जरूरी नहीं सड़क रास्ते से जाएं, पूरा शहर जाम कर दें। बिल्कुल,
2 दिन उसके वजह से पूरा बंद ही था हल्द्वानी। अरे 2 दिन नहीं, आप कभी मुख्यमंत्री जी आएंगे, कभी राष्ट्रपति जी आ जाएंगे, उनका प्रोटोकॉल है, कभी पूर्व राष्ट्रपति जी आ जाएंगे, जनता गई भाड़ में। अगर आपको इलेक्शन स्पीच में एक जोक बोलना हो तो क्या बोलेंगे? मैं ये बोलूंगा कि उत्तराखंड की वर्तमान सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहुत खूब। अगर आपको हल्द्वानी में एक पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर करना हो, सिर्फ फन के लिए, मजाक के लिए, तो क्या रीजन बता के वो हॉलिडे रखेंगे? मैं मंडे को रखना चाहता हूं हॉलिडे, क्योंकि अधिकारियों को जो है एक वैलिड रीजन मिल जाएगा अपने ऑफिस से गायब होने का। अच्छा, ठीक है सर। मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि जैसे उत्तराखंड को 25 साल हो गए राज्य बने हुए, 11 मुख्यमंत्री यहाँ पे बन चुके हैं, तो सबसे अच्छा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा? नो डाउट नारायण दत्त तिवारी जी। न भूतो न भविष्यति। चौराहे पे तिकोनिया पे मैं एक मूर्ति लगते देता हूं, मैं कभी भी किसी एक व्यक्ति किसी का वो नहीं करता हूं ना। दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति रखते देता हूं। आप किसी हल्द्वानी से 1% बच्चे से पूछ लो दीनदयाल उपाध्याय कौन है, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन वो नारायण दत्त तिवारी जो इस आधुनिक उत्तराखंड का नीतिक निर्माता रहे, मैं अपने लोगों से भी पूछता हूं, मैं सब दोषियों में मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं, एक मूर्ति हम उनकी नहीं लगा पाए, एक मूर्ति नहीं लगा पाए हम नारायण दत्त तिवारी की। क्या बात कर रहे हो? हम वो रोल मॉडल चाहते नहीं, हम तो बस उनके जयंती आती है तो उनके मालाएं फूल पे चढ़ाते, बस हम कुछ नहीं करते। उनके रोल मॉडल जो उन्होंने सिटकुल दे करके, जो हजारों की संख्या में फैक्ट्री, जहां नेस्ले है, जहां पर हीरो होंडा है, तमाम जहां फैक्ट्रियां हैं, वो दे करके गए थे। उन्हीं का थोड़ा बहुत बचा हुआ राजस्व हम लोग खाते हैं। उस आदमी के लिए हमारे पास कृतज्ञता के लिए एक मूर्ति नहीं है। दिस इज वेरी सैड। बिल्कुल सर। एक लाइन बोलना चाहता हूं, इस राज्य को न क्षेत्रवाद ने लूटा, इस राज्य को न क्षेत्रवाद ने लूटा, न जातिवाद ने लूटा। अगर इस राज्य को लूटा तो बेईमान अफसरवाद ने लूटा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। और आप सबको, मेरे जिन लोगों ने इतना पेशेंसली हम सबको सुना, आप सबको तो ये थे हमारे साथ ललित जोशी जी। आपने सुना है कि कैसे जो राज्य आंदोलनकारी रह चुके हैं, इनने पहले की भी बात साझा की हमारे साथ, और अभी जो हल्द्वानी में हालात चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी समस्या हो, उस बारे में आपने सुनाई। मजेदार बातचीत रही, आपने देखा ही। तो ऐसी तमाम और मेहमानों के साथ बातचीत देखने के लिए देखते रहे News 31। मिलते हैं अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।